13 अप्रैल 1919 ये तारीख भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। इस दिन जलियांवाला बाग में जो हुआ उसने देश की आत्मा पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ा। लेकिन पता है, इसी घाव से जन्म हुआ बदले की एक ऐसी कहानी का जिससे पूरा होने में पूरे 21 साल लग गए। सोचिए, उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। बिल्कुल निहत्थ थे, शांति से बैठे हुए लोग। लेकिन ये एक ऐसी शांतिपूर्ण सभा थी जो कुछ ही मिनटों में एक ऐसे भयानक मंजर में बदलने वाली थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 21 साल बाद इसी हत्याकांड में बचा हुआ एक शख्स लंदन के बीचों बीच पहुंचकर वो कर दिखाता है जिससे वो इंसाफ मानता था। ये बदले की एक बहुत लंबी और यकीन न कर पाने वाली यात्रा थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या उसने उसी आदमी को मारा जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? इतिहास की एक बहुत आम गलतफहमी इसी सवाल में छिपी है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो इस हत्याकांड को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय के उबलते हुए राजनीतिक माहौल को समझना होगा जिसने इस त्रासदी की नींव रखी। इसकी जड़ें थीं 1919 के रॉलेट एक्ट में। ये एक ऐसा दमनकारी कानून था जिसे लोग काला कानून भी कहते थे। अब क्यों? क्योंकि इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती थी। जाहिर है, पूरे भारत में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। 10 अप्रैल को रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले दो बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद 12 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर पहुंचा और उसने आते ही सभी तरह की सभाओं पर रोक लगा दी। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। हजारों लोग इस रोक से बिल्कुल अनजान शांति से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। और यहीं से शुरू हुआ आतंक का वो दौर जो चला तो सिर्फ 10 मिनट, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक उस दिन उस बाग में करीब 25,000 लोग मौजूद थे। इनमें विरोध करने वाले भी थे, त्योहार मनाने आए परिवार भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। जलियांवाला बाग की बनावट ही ऐसी थी कि उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मुख्य और संकरा रास्ता था। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ पहुंचकर सबसे पहले उसी रास्ते को बंद कर दिया। मतलब वो जगह एक तरह का मौत का फंदा बन गई। बाग में घुसते ही बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने सिर्फ एक शब्द कहा, फायर, और अगले 10 मिनट तक बिना रुके गोलियों की बौछार होती रही। सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। फायरिंग सिर्फ तब रुकी जब सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था। इससे डायर के इरादे साफ पता चलते हैं कि वो क्या करने आया था। फायरिंग रुकने के बाद का मंजर दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी उस वहशीपन की गवाही देते हैं। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी। बाद में उस कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। उस कुएं का नाम ही खूनी कुआं पड़ गया। और ये सब करने के बाद कहते हैं कि जनरल डायर वहां से हंसता हुआ निकला। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार का जो रवैया रहा, उसने भारतीयों के जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया। इंसाफ तो बहुत दूर की बात थी। जब हंटर कमीशन ने इस घटना की जांच की तो जनरल डायर ने बिना किसी अफसोस के कहा कि उसने एक बड़े विद्रोह को रोकने के लिए गोली चलाई और ये उसका कर्तव्य था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डायर को बस उसके पद से हटा दिया गया। उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, बल्कि ब्रिटेन में तो कई लोग उसे एक हीरो की तरह देख रहे थे। उसे सजा नहीं मिली, बस एक तरह से जबरदस्त रिटायरमेंट दे दी गई। लेकिन जब व्यवस्था न्याय देने से चूक जाती है तो कोई एक शख्स उसे अपनी तकदीर बना लेता है। अब कहानी का फोकस एक ऐसे इंसान पर जाता है जिसने इस नरसंहार का बदला लेने की एक अटूट कसम खाई थी। ये थे उधम सिंह। वो उस दिन बाग में मौजूद थे और किसी तरह बच गए थे। उन्होंने उसी खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे। और इस कसम को पूरा करने के लिए उनकी 21 साल की एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू हुई। वो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से जुड़े, दुनिया भर में घूमे, अमेरिका से होते हुए लंदन पहुंचे, वहां एक होटल में काम किया, एक पिस्तौल खरीदी और सही वक्त का इंतजार करने लगे। तो अब हम आते हैं कहानी के उस केंद्रीय रहस्य पर। आखिर उधम सिंह का निशाना कौन था?
यहाँ हमें दो प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका को समझना होगा। तो देखिए, यहाँ दो डायर थे। एक जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे कसाई कहा जाता है। ये वो था जिसने मौके पर गोली चलाने का सीधा आदेश दिया था, पर उसकी 1927 में ही बीमारी से मौत हो चुकी थी। दूसरा था सर माइकल ओडवायर। वो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था। उसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड या आर्किटेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसने डायर के काम का पूरा समर्थन किया था। उधम सिंह का असली निशाना यही माइकल ओडवायर था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह एक किताब के पन्नों को काटकर उसके अंदर पिस्तौल छिपाकर पहुंचे। जैसे ही माइकल ओडवायर अपनी स्पीच खत्म करके मंच से उतर रहा था, उधम सिंह ने उस पर गोलियां चला दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद ऊधम सिंह भागे नहीं। उन्होंने शांति से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और बड़े गर्व से कहा, मैंने अपने देश के लिए अपना बदला ले लिया है। बाद में उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थी 21 साल के लंबे इंतजार की कहानी। एक ऐसा इंतजार जो इतिहास को एक ऐसा संदेश देने के लिए था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें न्याय, बदला और एक इंसान के दशकों तक चलने वाले संकल्प के गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।